हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस में। मैं हूं केवल आपके सामने। टारगेट बीपीएससी 2023 आज से शुरू हो रहा है, यानी कि 69th बीपीएससी जो होने वाली है 30 सितंबर के लिए, उसके लिए हम साल भर का करंट अफेयर आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और इस बार आपको मैं पहले से ही बता रहा हूं कि हम एक साल का करंट अफेयर तो कवर करेंगे ही करेंगे, साथ में हम पिछले साल के पेपरों में, अभी तक पिछले 5-10 साल के पेपरों में जो सवाल पूछे गए हैं उस पर एक सीरीज लेकर आएंगे, यानी कि PYQ पर एक सीरीज भी लेकर आएंगे। साथ ही साथ में जल्द से जल्द शुरू करेंगे। तो आपके परीक्षा के पहले पिछले साल के सारे प्रमुख प्रश्नों को हम कवर कर लेंगे और करंट अफेयर सीरीज, ये जो टारगेट बीपीएससी की आपके सामने हर बार आती है, यह भी अब शुरू हो चुकी है। साथ में कुछ और स्पेशल वीडियो आएंगे एग्जाम के पहले, उन्हें जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए शुरू करते हैं आज हमारे इस पहले एपिसोड के साथ में, हमारे पहले प्रश्न के साथ में। बिहार के सभी नेशनल हाईवे पर ओवर स्पीड को कम करने के लिए कौन सी मशीन लगाई जाएगी? ऑटोमेटिक रडार गन लगाई जाएगी। अब इसके बारे में जान लीजिए कि यह जो रडार गन है हाईवे पर 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर, थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से लगाई जाएगी। मकसद क्या है इसका कि एक तय सीमा है, एक तय गति से ज्यादा अगर कोई गाड़ी चलाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, ऑनलाइन तरीके से जुर्माना लगा दिया जाएगा। और ऐसा क्यों किया जाएगा? क्योंकि सड़क एक्सीडेंट ज्यादातर क्यों होते हैं? ओवर स्पीडिंग की वजह से ही होते हैं। आगे देखते हैं 33वीं बिहार स्टेट क्योरगी एवं छठी पुमसे ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो यह कब की है? 33वीं है, ठीक है। नाम क्या है? स्टेट क्योरगी एवं छठी पुमसे ताइक्वांडो प्रतियोगिता। इसमें कौन सा जिला रहा पहले स्थान पर? तो देख सकते हैं बेगूसराय रहा। और आपके सामने यह फोटो है, आप समझ सकते हैं कि यह जिस खेल की बात हो रही है यह फाइट का खेल है, ठीक है, सीरियस फाइट नहीं है। अब यह हुआ कहां था? सितंबर के महीने में हुआ था। पटना में है पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ककड़बाग में। तो यहां पर हुआ था, कहां पे? पटना में। आगे देखिए, सितंबर 2022 में G20 सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों को बिहार की कौन सी वस्तु दी गई? अब यहां पे देखिए, बिहार की मुजफ्फरपुर की लहठी दी गई। आपके सामने फोटो है लहठी। लहठी का मतलब क्या है? लाख की चूड़ी। लाख की चूड़ी का मतलब क्या हुआ कि विवाहिताएं शादी के अपने पहले साल में स्पेशली लाख की चूड़ी पहनती हैं बड़े शौक से। तो ये यहां पर एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। इसके अलावा कुछ और उत्पाद भी हैं मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए एक जिला एक उत्पाद में। अगर आपको नाम पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बहुत ही फेमस नाम है। अब यहां पे देखिए, सवाल जो आपके सामने है उसमें लिखा है सितंबर 2022 में G20 सम्मेलन में हुआ था, यह वस्तु दी गई थी। अब सितंबर 2022 का सम्मेलन तो हो चुका है, 2023 में भी सम्मेलन होने वाला है। तो कहां होने वाला है? याद रखिएगा, हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में यह सम्मेलन होने वाला है, क्योंकि इस बार G20 का अध्यक्ष कौन है? भारत है, और पहली बार भारत को अध्यक्षता मिली है। इस पर हम आगे और भी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए गांव और कस्बों का नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बिहार। और इसके पीछे का मकसद देखिए क्या है, जो कानूनी विवाद हैं उसे कम किया जा सके। और वो विवाद कम कैसे होंगे? जब लोगों के पास नक्शा होगा, इस नक्शे को प्राप्त करने की व्यवस्था होगी, तो जो विवाद होते हैं दो लोगों में नहीं होंगे, क्योंकि नक्शा तुरंत उनके पास उपलब्ध रहेगा, पता चलेगा किसकी क्या जमीन है, किसका क्या हिस्सा है। आगे देखिए, प्रसिद्ध लोक कलाकार श्री रामचंद्र माझी का निधन हो गया। वे किस से संबंधित थे? कहां से? सारण छपरा से संबंधित थे। अब इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है, और ये क्यों प्रसिद्ध हैं ये बात आपको पता होना चाहिए। लौंडा नाच के लिए। लौंडा नाच आपने बहुत सारे फिल्मों में देखा भी होगा, गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी देखा होगा और कुछ फिल्मों में देखा होगा। तो इसे एक प्रसिद्धि दिलाने का काम किया रामचंद्र माझी जी ने। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का शुभारंभ कहां से किया गया? अब देखिए, इसके शुभारंभ किया गया है बिहार की राजधानी पटना से। यह जो शुरू हुआ सितंबर 2022 को शुरू हुआ, और इसका मकसद समझिए क्या है। गांव में प्रत्येक वार्ड में, ग्रामीण है ना, देखिए नाम में लिखा हुआ है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, तो गांव की ही बात होगी। प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट
इससे एक गांव में आत्मनिर्भरता आएगी अगर सोलर स्ट्रीट लाइट लगी रहेगी तो। साथ में अब बात आपसे पूछ ली जाए कि यह जो सोलर स्ट्रीट लाइट है किस योजना के तहत, तो 7 निश्चय 2 योजना के तहत लगाए जा रहे हैं। और इसमें भी 7 निश्चय 2 में 7 में से एक निश्चय है चौथा वाला, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। तो इस स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत ही यह सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है। और यह 2025 तक के लिए 7 निश्चय 2, जो 7 निश्चय है, इसके पहले 2015 से 20 के लिए आया था 7 निश्चय 1, उसके बाद आया 7 निश्चय 2। तो उसी में से है चौथा कौन सा, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, और उसी के अंतर्गत यह योजना चलाई जा रही है। अब आगे देखिए, बिहार के किन 2 शिक्षक शिक्षिका को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सौरभ सुमन और निशी कुमारी को किया गया। कब किया गया? शिक्षक दिवस के मौके पर। अब आपको जरूर पता होगा शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब यह दिया किसके द्वारा गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया और नई दिल्ली में विज्ञान भवन में दिया गया। और याद रखिएगा, सिर्फ बिहार से नहीं, भारत के अन्य राज्यों से भी कुल 46 शिक्षकों को, शिक्षक शिक्षिकाओं को यह पुरस्कार दिया गया। आगे देखिए, बिहार विधानसभा के 17वें अध्यक्ष कौन बनाए गए? विधानसभा के 17वें अध्यक्ष बने अवध बिहारी चौधरी, पिछले साल बने राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता, और इसके पहले कौन थे? विजय कुमार सिन्हा थे। आगे देखिए, 2022 में राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? भारत के जितने भी राज्य हैं सबके पर्यावरण मंत्रियों का एक सम्मेलन किया गया गुजरात के एकता नगर में, और इसका लक्ष्य था राज्य में पर्यावरण की अनुकूलता को बनाए रखते हुए विकास कैसे किया जा सकता है, इस पर एक चर्चा हो सके। क्योंकि भारत का लक्ष्य है 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना है। नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना कार्बन का इमिशन होगा उतना ही कार्बन वातावरण से, जलवायु से हम अवशोषित कर सकेंगे, स्टॉक कर सकेंगे, या तो हम ग्रीन एनर्जी के माध्यम से कर सकें ऐसा, या तो हम क्या कर सकें, पेड़ पौधे लगा सकें, यानी कि जंगल लगा सकें। जंगल लगाने की प्रथा बड़ी प्रचलित रही है, उस पर हमने काफी चर्चा की है, आने वाले समय में भी उस पर भी चर्चा जरूर करेंगे, तो याद रखिएगा। आगे देखिए, बिहार के किस जिले में बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा? किसके, कहां पर? बिहार में, पटना में। अब ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है क्या, समझिए। जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनके उत्पाद होते हैं, लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो वे सारे के सारे उत्पाद कहीं स्टोर हो सकें बेहतर तरीके से, इनके स्टोरेज के लिए ही मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, जहां पर सारी सुविधाएं होंगी, इन्हें लाने की, ले जाने की, स्टोर करने की, सुरक्षा की सारी सुविधाएं मौजूद होंगी। अगला देखिए, बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला बन गया है जहानाबाद। कहां की बात हो रही? भारत की नहीं हो रही, बिहार की हो रही है। 100% डिजिटल बैंकिंग, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, बैंकिंग का मतलब, डिजिटल बैंकिंग का मतलब हुआ कि डिजिटल बैंकिंग के बहुत सारे उत्पाद हैं, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, मोबाइल बैंकिंग है, यूपीआई है, इसी तरह से अन्य कुछ और उत्पाद हैं। तो इनमें से किसी ना किसी एक उत्पाद को कोई ना कोई हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि हम क्या कहेंगे, 100% जितने लोग हैं बैंकों से जुड़े हुए हैं उनकी बात हो रही है। जो नहीं जुड़े हैं उसकी बात कैसे होगी? अब आगे देखते हैं, बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला, ये तो हमने कर ही लिया। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया है? तो देखिए, डॉक्टर नवीन चंद्र आर्या की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया है? अति पिछड़ा वर्ग आयोग का। कब किया गया है? अभी पिछले साल 2022 की बात बता रहा हूं, और उसके पहले भी एक बार हो चुका है 2006 में, यह बात भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए, भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? इन शहरों में ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ज्ञान के विस्तार के लिए, एक अच्छे कल्चर को डेवलप करने के लिए, शिक्षा आधारित, उस पर बात करने के लिए हमने कुछ शहरों को यूनेस्को में शामिल किया ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में। केरल के हैं त्रिशूर और नीलांबुर, और तेलंगाना का है वारंगल। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य का है? केरल का है और उसके अलावा तेलंगाना का भी है। आगे देखिए, यहां पर यह जो लर्निंग सिटीज है, अब इसमें कितने कितने शहर हैं? तो 44 देशों के 77 शहरों को 2022 में शुरू में तो शामिल किया गया था, लेकिन अभी इनकी संख्या बढ़ चुकी है। अभी इनकी संख्या क्या हो गई है? 76 देशों के 294 शहर। एकदम अपडेटेड बात बता रहा हूं।
भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला पिछले साल घोषित किया गया था। ये सितंबर अक्टूबर के समय की न्यूज है। तो उस दौरान हरिद्वार को घोषित किया गया था और 112 आकांक्षी जिले हैं। इसका मतलब है कि देश में 112 ऐसे जिलों को नीति आयोग ने सेलेक्ट किया जो काफी ज्यादा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं या तो नक्सल प्रभावित हैं, और इनका विकास हो सके, इनको और बेहतर किया जा सके, इसके लिए आकांक्षी जिलों की घोषणा की जाती है और प्रयास किए जाते हैं कि कौन बेहतर स्थिति में है, ये सभी बताए जाने के लिए ऐसा किया जाता है। जनवरी 2018 में शुरुआत हुई थी और इसके 5 आधार हैं जिस पे तय होता है कौन सा सबसे बेहतर परफॉर्मर है। स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, कृषि और जल संसाधन, बुनियादी ढांचे, इस आधार पर देखा जाता है। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है? मंडला है। और मंडला कहां पर है? आपसे कोई पूछ ले तो आप कहेंगे यह है मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में यह जो मंडला है आदिवासी बहुल जिला है, और इसके बारे में क्या हमें बात पता चल रही है कि पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस जिले में जो लोग हैं वो किसी ना किसी रूप में लिख सकते हैं, गिन सकते हैं, हिंदी में पढ़ सकते हैं, इन सब चीजों में सक्षम है, लिखने, पढ़ने और गिनती करने में सक्षम है। बहुत ज्यादा ज्ञान की बात इसमें नहीं हो रही है, लेकिन काम भर का जिनके पास साक्षरता है इसे हम कहते हैं कार्यात्मक रूप से साक्षर। तो यह बात भी आपको पता चल गई। मध्य प्रदेश का मंडला है भारत में पहला। भारतीय नौसेना ने स्टील फ्रिगेट तारागिरी का नाम किस राज्य में स्थित एक पहाड़ी के नाम पर रखा है? तो यह तारागिरी क्या है? याद रखिएगा, युद्धपोत है। और यह युद्धपोत गढ़वाल क्षेत्र जो है हिमालय में, वहां पर एक पर्वत श्रृंखला है उसके नाम पर, और पर उसका नाम क्या है? तारागिरी। और युद्धपोत है, तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए इसके बारे में थोड़ी सी कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस प्रकार का, किस क्लास का जहाज है, शिवालिक क्लास का है। इसके बाद प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जिसको हम पीएम श्री योजना भी कहते हैं, इसके बारे में जान के याद रखिएगा कि यह जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चयनित विद्यालयों के पुनर्विकास से संबंधित है। कितने विद्यालयों की बात हो रही? 14,500 विद्यालय। ये पहले चरण की बात हो रही। पहले चरण में 14,500 विद्यालयों को बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। तो जो नई शिक्षा नीति 2020 आई थी उस पर आधारित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, भारत की पहली इंट्रोनेजल कोविड वैक्सीन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? इंट्रोनेजल का मतलब क्या है? नाक के माध्यम से कोविड की वैक्सीन दी जाए, स्प्रे करके दिया जाता है। क्या किया जाता है? नाक में स्प्रे किया जाता है। इस प्रकार की यह वैक्सीन होती है, इंट्रोनेजल बोलते हैं। और यह जो है पहली इंट्रोनेजल कोविड वैक्सीन है जो भारत में निर्मित हुई है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? भारत बायोटेक के द्वारा। और भारत बायोटेक के बारे में दो बातें आपको पता होना चाहिए कि इसका मुख्यालय कहां पे है? तो हैदराबाद में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1996 में हुई थी। इसके बाद देखिए, भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य कहां बनाया गया है? लद्दाख में बनाया गया है। और भारत के किस विभाग के द्वारा यह बनाया गया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। और यह जो लद्दाख में है वहां पे एक वन्यजीव अभयारण्य है, उसका नाम है हानले में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य। नाम क्या है? चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य। उसका एक हिस्सा है जिसे हम बनाया गया है नाइट स्काई अभयारण्य। इसका मतलब क्या है? जो खगोल पर्यटन को बढ़ाने के लिए यह बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि अंतरिक्ष में लोग साफ साफ स्पष्ट तरीके से देख सकें, वहां पे तारों को और वहां पे जो भी चीजें हो रही हैं उसको आसानी से देख सकें, क्योंकि वहां पर पॉल्यूशन नहीं होगा, धूल नहीं होगी। इस क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पर है, साफ सुथरी वहां की हवा है, इस वजह से यहां पर विकसित किया गया है नाइट स्काई अभयारण्य। आगे देखिए, विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया, पिछले साल की ही बात है। आगे देखिए, 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर क्या है? सावज है। सावज का अर्थ क्या होता है? गुजराती में शावक होता है, और यह वो शावक है आपके सामने। ठीक है, सावज है। अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है? शुभंकर एशियाई शेर है। और एशियाई शेर कहां पर है? ये आपके
गुजरात की बात हो रही है, आप समझ गए होंगे। अब गुजरात में ही 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था और इसकी शुरुआत हुई और समाप्ति भी हो चुकी है। अब इसमें जो पहले नंबर पे रहा वह रहा सर्विसेज, जिसमें 61 गोल्ड, 35 रजत और 32 कांस्य जीते हैं। लेकिन दूसरे नंबर पे रहा महाराष्ट्र। तो अपने आप में देखा जाए तो जो महाराष्ट्र है वो सर्वश्रेष्ठ राज्य में पहले स्थान पर रहा। और इसमें एक गाना भी था इसका 36वें राष्ट्रीय खेलों का, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। तो याद रखिएगा ये राष्ट्रीय खेल है, एशियाई खेल नहीं है। आगे देखिए, ज्यूरिख डायमंड लीग 2022 में जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा ने और कुछ डायमंड लीग भी जीते हैं आने वाले समय में, अभी आने वाले महीनों पे हम उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आगे देखते हैं। पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल किस राज्य में खोला जाएगा? गुवाहाटी में खोला जाएगा। गुवाहाटी कहां पे है, किस राज्य में है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको पता ही होगा। आगे देखते हैं, इसमें एक खास बात आपको पता होना चाहिए। ये पूर्वोत्तर भारत के बारे में हमने बात कही ड्रोन स्कूल की, लेकिन भारत में पहला कौन सा है? तो ग्वालियर में है ड्रोन स्कूल, पहला भारत का। इसमें क्या है, जो ड्रोन की तकनीक है उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, इसीलिए इसको ड्रोन स्कूल कहा जा रहा है। अब आगे देखते हैं, फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ हुआ 2 अक्टूबर 2022 को शुभारंभ होता है और उसके बाद 31 अक्टूबर 2022 को ही इसका समापन गुजरात के केवड़िया में होता है। तो यह बात आपको याद रखना है, जहां पे इसका नाम लिखा है फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0, इसका मतलब कि इसके पहले भी 2 बार हो चुका है। तो पहली बार का हुआ था वर्ष 2020 में, फिर 21 में, फिर 22 में। अब जो होगा वो चौथा होगा, ठीक है। तो फिट इंडिया फ्रीडम रन से आप समझ गए होंगे इंडिया को फिट रखने की बात हो रही है और यहां पे रन की बात हो रही है, यानी कि दौड़ने की बात हो रही है। आगे देखिए, भारत में पहली बार किस राज्य ने जेल लोक अदालत की शुरुआत की है? छत्तीसगढ़ में हुआ है। क्यों हुआ है? त्वरित निपटान हो सके किसी भी मामले का, उसके लिए छत्तीसगढ़ का जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके द्वारा यह शुरू किया गया है। नाम क्या है? जेल लोक अदालत, ठीक है। अब आगे देखिए, पूर्वोत्तर भारत का पहला फिश म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में, और यह पूर्वोत्तर भारत की बात हो रही है, ठीक है। किसके द्वारा? केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय के द्वारा। आगे देखिए, विश्व मसाला कांग्रेस 2022 कहां आयोजित किया गया? मुंबई में आयोजित किया गया। अब इसका संबंध किससे है? सीधी सी बात है, मसालों से है। जो मसाला उत्पादक हैं और व्यापारी हैं उनके हितों के लिए यह आयोजन हुआ था। आगे देखिए, चुनाव आयोग ने मतदाता जंक्शन कार्यक्रम की शुरुआत किसके सहयोग से शुरू की? ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से शुरुआत हुई इसकी। 52 सप्ताह का 52 एपिसोड का प्रोग्राम था और यह जो है 52 एपिसोड चुनाव आयोग के द्वारा ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से शुरू किए गए। अब यहां पे जागरूकता फैलाने के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया गया निर्वाचन आयोग के द्वारा, इस निर्वाचन आयोग के बारे में प्रमुख बात यह है कि 26 जनवरी 1950 को यह अस्तित्व में आया, इसीलिए मतदाता दिवस मनाते हैं इसी तारीख पर हर साल। 61वें संविधान संशोधन में मतदान की खास बात बताई गई कि 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति, 18 वर्ष होने के बाद से कोई भी व्यक्ति वोट डाल सकता है। उम्र सीमा वोट की क्या तय कर दी गई? वोटर की 18 वर्ष न्यूनतम। अब इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि निर्वाचन आयोग का संबंध या उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो आप कहेंगे भाग 15 में इसका उल्लेख है और अनुच्छेद 324 से 329 के दौरान यह उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इस निर्वाचन आयोग में जो वर्तमान में अभी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार हैं, उसके अलावा निर्वाचन आयुक्त कौन है? श्री अनूप चंद्र पांडे, और दूसरे श्री अरुण गोयल निर्वाचन आयुक्त हैं। तो 3 निर्वाचन आयुक्त हो गए, जिसमें से प्रमुख कौन है? राजीव कुमार। यह भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, भारत का पहला 24/7 यानी कि हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे सौर संचालित गांव कौन सा है? तो मोढेरा गांव है, गुजरात का है। इस गांव को एक तरह से देखा जाए तो बिजली के मामले में आत्मनिर्भर है, सौर ऊर्जा से ही बिजली सारी की सारी प्राप्त कर लेते हैं। अगला है, हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला अपने आप में पहला राज्य है जो MBBS का कोर्स करा रहा है। और MBBS का फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यही इसका फुल फॉर्म है जो उल्लेख में रहता है। आगे देखिए,
68वां फिल्म फेयर अवार्ड किस फिल्म को प्रदान किया गया? सोरारई पोट्रू, इसको दिया गया। और सोरारई पोट्रू का मतलब होता है वीर की जय जयकार। 2020 के लिए 68वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड जो दिया गया, पिछले साल दिया गया। अब यहां पे आपको 2-3 बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है सूर्या, सोराराई पोट्रू से ही संबंधित है। और सोराराई पोट्रू के बारे में, इसकी कहानी के बारे में छोटा सा बताऊं तो एक ऐसा व्यक्ति है जो हीरो है, वह चाहता है कि वह अपनी एयरलाइन शुरू करे और बहुत ही कम उसकी क्या बोलते हैं टिकट का रेट हो, उस टिकट के रेट के माध्यम से कम कीमत में लोगों को हवाई की यात्रा करा सके, हवाई जहाज से यात्रा करा सके। अब अजय देवगन भी हैं अपनी फिल्म के लिए अलग से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बाल मुरली। तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म बताया गया है। उसके अलावा उत्तरी चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज तैराक कौन से हैं? तो एल्विस हजारिका है। अब किसकी बात हो रही? उत्तरी चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज तैराक, सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति। और उत्तरी चैनल की बात हो रही है। अब देखिए उत्तरी चैनल कहां पे है, ये उत्तरी चैनल है। अब यह जो उत्तरी चैनल है, एक तरफ जो यूके का नॉर्थ आयरलैंड है उसके उत्तर पूर्व में है, और उस तरफ स्कॉटलैंड के दक्षिण पश्चिम में है, इन दोनों जगहों के बीच में है। और यह जो चैनल है, इसका मतलब होता है कि दो बड़े जो जल राशियां हैं, जो वाटर बॉडी हैं दो बड़ी, उनके बीच की जगह है जो उन्हें जोड़ती है। तो एक तरफ आयरिश सी है, दूसरी तरफ अटलांटिक ओशियन है, इनको जोड़ने का काम करती है। और 14 घंटे 38 मिनट में इनकी पूरी टीम ने यह उपलब्धि हासिल की, एल्विस हजारिका। ठीक है, इस टीम में एक पैरा स्विमर सतेन सिंह लोहिया थे, जो नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले स्विमर थे। तो यह बात भी आपको पता चल गई, एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि ये भी चर्चा में अभी हाल में थे। स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य समझिए, इसका उद्देश्य है अंगदान को देश में उसका बढ़ावा दिया जा सके, लोग अंगदान करें, और इसके लिए यह एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में जाना जाता है। यह नाम क्या है? स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन। ठीक है, आगे देखिए 11वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस कहां आयोजित किया गया? ग्वालियर में किया गया। और इसका संबंध किससे है? तो देखिए दलहनी और तिलहन फसलों के लिए के बीज के लिए नीति तैयार करने के उद्देश्य से किया गया। दलहन का मतलब क्या है? जो दालें हैं, मूंग है, अरहर है, मसूर है। तिलहन का मतलब क्या है? जिससे तेल बनता है, तिल है, सरसों है, उसके अलावा सोयाबीन है, इसके अलावा और भी हैं। आगे देखिए विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया? उत्तराखंड को दिया गया। और यह कब दिया गया? विश्व पर्यटन दिवस यानी कि 27 सितंबर को, जो हर साल मनाया जाता है, और इसकी थीम है पर्यटन पर पुनर्विचार। आगे देखिए किस बैंक ने बैंक ऑन व्हील सेवा लॉन्च की? HDFC बैंक ने की। ठीक है, और बिना बैंक वाले गांव में बैंकिंग सुविधा शुरू करने के प्रयास से HDFC बैंक ने यह शुरू किया। HDFC बैंक का मुख्यालय कहां पर है? अगर आपको पता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। हालांकि अगर आपको नहीं पता है तो इसी वीडियो में मैं आगे आपको एक बार जरूर बता दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों को नल से जलापूर्ति करने वाला भारत का पहला राज्य, तो पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है। अब देखिए किस मिशन की बात की है? जल जीवन मिशन के तहत कहां पर 100% घरों को नल से जलापूर्ति, और ये कहां के होंगे? ग्रामीण इलाकों की बात हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में, पूरे गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में 100% जो जल प्राप्त होगा वह नल से प्राप्त होगा। अब बात की जाए इस मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 2019 में शुरुआत हुई। अन्य राज्य भी इसी तरह से सूची में धीरे धीरे करके शामिल होते जाएंगे, जिस तरह से पहले नंबर पर अभी गुजरात हुआ है। और लक्ष्य यही है कि 2024 तक में हर जगह यह होगा कि प्रत्येक ग्रामीण को भारत में प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति की जा सके। आगे देखिए फुटबॉल फॉर स्कूल पहल की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसको 4 मत समझिएगा, फुटबॉल फॉर स्कूल। तो ये क्या है इसको समझ लीजिए। फीफा जो है और भारतीय फुटबॉल महासंघ है, उसके साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का एक समझौता हुआ, जिसके तहत फुटबॉल फॉर स्कूल की शुरुआत हुई। और इसका जो लक्ष्य था वह यह था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना जो है उसमें
खेल की भावना को बेहतर किया जाए। और यह कैसे होगा? फुटबॉल के बारे में बच्चों को पता हो, फुटबॉल खेल को समझें, साथ में अन्य खेलों को समझें, इसका लक्ष्य रहेगा। खेले भी, समझे भी। और यह जो है फीफा इसमें सबसे प्रमुख व्यक्तित्व है, यानी कि संस्था है, कहेंगे, व्यक्तित्व नहीं कहेंगे। तो फीफा के द्वारा 2018 में यह शुरू किया गया था कि फुटबॉल फॉर स्कूल, पूरी दुनिया के लिए चलाया जाने वाला एक कार्यक्रम है। फीफा के बारे में थोड़ी सी बातें आपको पता होनी चाहिए कि इसकी स्थापना जो हुई थी वर्ष 1904 में हुई थी। और अभी इसका मुख्यालय कहां पे है? तो ज्यूरिख में है। ज्यूरिख कहां पे है? स्विट्जरलैंड में है। अब आगे देखिए, शी इज वुमेन इन स्टीम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, लेखक की बात की जाए तो एल्सा मैरी डी सिल्वा और सुप्रीत के सिंह है। इस पुस्तक में आखिर ऐसा है क्या? तो भारत के आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के समय ही भारत में 75 ऐसी महिलाओं का जिक्र किया जाएगा, भारत की महिलाओं का, जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला और गणित के क्षेत्र में कुछ उपलब्धि हासिल की हैं पिछले 75 सालों में। 75 महिलाएं। आगे देखिए, किस संस्था ने मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने में सफलता हासिल की है? तो इसमें नासा ने यह सफलता हासिल की है। और जैसे कि हमने देखा था, हमारा जो चंद्रयान था, तो चंद्रयान में रोवर हमने एक प्रज्ञान भेजा था पिछली बार भी और इस बार भी। तो उसी रोवर में से हम एक वहां पर देखते हैं, नासा ने अपना रोवर जो है उसका, नासा का मिशन मंगल में, उसके, हमारे मिशन मंगल में नहीं, उनका भी अपना जो मिशन था मार्स के लिए, उस मार्स मिशन में उन्होंने भेजा था कुछ समय पहले मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, मॉक्सी नाम इसका है। यह एक डिवाइस है जो वहां पे क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने का कार्य कर रहा है। कहां पर? मंगल ग्रह पर। आगे देखिए, विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 कहां आयोजित की गई? कोपेनहेग, डेनमार्क में आयोजित की गई। और इसका संबंध आप समझ सकते हैं किससे है? जल से है। तो दुनिया भर के जो रहने लायक शहर हैं जितने भी, वहां पे जल प्रबंधन को लेकर यहां पर चर्चा हुई। और भारत की तरफ से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इसमें शामिल हुए। आगे देखिए, ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य है? तो वह है झारखंड। इसके माध्यम से जो डेटा है वह सही तरीके से उपलब्ध रहेगा, डेटा में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और ट्रैक किया जा सकेगा जिसे भी बीज दिया गया है उसकी क्या स्थिति है और क्या उसमें विकास हुआ है। आगे देखिए, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में दिया जाता है। तो हिंदी दिवस के मौके पर यह राजभाषा विभाग द्वारा दिया गया है। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि कब दिया जाता है। तो हिंदी दिवस के मौके पर सितंबर महीने में हिंदी दिवस के मौके पर दिया जाता है। तो याद रखिएगा, हिंदी भाषा के क्षेत्र में जितने भी सरकारी ऑफिसेस हैं, विभाग हैं, संस्थान हैं, उन सबको यह पुरस्कार पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से बहुत सारी कैटेगरी में मिलता है। आगे देखिए, 74वां एमी अवार्ड्स, ग्रैमी नहीं है, एमी है। एमी अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्टर फॉर ड्रामा का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ली जंग जे। अब ये कौन है? जो एक फिल्म नहीं है, ये वेब सीरीज थी शायद, स्क्विड गेम्स। तो इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का इसमें किसको मिला है? फॉर ड्रामा में जेंडिया को, उनकी फिल्म यूफोरिया के लिए। तो याद रखिएगा, 74वां एमी अवार्ड्स है ये। आगे देखिए, हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? हाल ही में दिया गया है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। हाल ही के मतलब ये जो हम खबर अभी चर्चा कर रहे हैं, सितंबर और अक्टूबर की खबरें हैं मुख्य रूप से। तो यहां पे आप देखें, जैसे भेल है, गेल है, उसी में एक नाम और क्या जुड़ गया? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि यह कौन तय करता है महारत्न की बात? लोक उद्यम विभाग द्वारा। जो नवरत्न कंपनियां होती हैं उन्हें ही अपग्रेड के रूप में महारत्न का दर्जा मिलता है। लेकिन वह कैसे मिलेगा? तो देखिए, पिछले 3 सालों में जिस कंपनी का टर्नओवर, सरकारी होगी, यहां पे प्राइवेट कंपनी को नहीं लिया जाएगा, 3 साल का टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, और अब यहां पे ये तो टर्नओवर है, लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो 2500 करोड़ रुपए हर साल के लिए 3 साल तक। अब आगे देखिए, भारतीय नौसेना के नए ध्वज को क्या नाम दिया गया है? भारतीय नौसेना का नया ध्वज नाम है निशान, और ये आपके सामने है। आप इस ध्वज में देखेंगे
तो एक तरफ भारत का तिरंगा झंडा है, उसके बाद ब्लू बैकग्राउंड में यहां पर आप देखेंगे अशोक स्तंभ है, उसके बाद नीचे शाह नो वरुणा लिखा हुआ है, वरुण मतलब जल से है। तो चूंकि नौसेना है इसीलिए नौसेना के फ्लैग में आप किसको देख सकते हैं, इस जल के एक मंत्र को देख सकते हैं। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है, निशान है। तो ये आपसे कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है आपका भारतीय नौसेना का वर्तमान में फ्लैग है। बहुत पहले बीच बीच में कई बार बदलाव हुए हैं, ये एकदम नया बदलाव है। आगे देखिए, 7वें पूर्वी आर्थिक मंच सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो रूस में किया गया। और इसका जो सम्मेलन है, इस मतलब ये जो आर्थिक मंच सम्मेलन है 7वां, इसके पहले 6 हो चुके थे, लेकिन इसकी स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना रूस ने 2015 में की। और सदस्य हैं जो इससे जुड़े हुए हैं इसमें, इस मंच में, और इसमें सबसे बड़ा जो सहयोगी है वह है चीन। चीन को इससे बहुत सारी उम्मीदें हैं, और इसमें जो मुख्य लक्ष्य है, जो रूस का सुदूर पूर्व वाला क्षेत्र है, वहां पर व्यापार के लिए क्या क्या गुंजाइश है उसे देखने का इसमें कार्य होता है। अब यहां पर आगे देखते हैं, जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2023 कहां आयोजित किया गया, विशाखापत्तनम के पास बंगाल की खाड़ी में। अब कौन से 2 देश हैं, जापान है, भारत, और समुद्री अभ्यास है, तो यहां पे नौसेना ही शामिल होगी। अब यहां पे देखें, हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को कंट्रोल करने के लिए भारत जो है बहुत सारे देशों के साथ में इस तरह के अभ्यास करता रहता है, जिसमें से ये जो था जिमेक्स था, जापान के साथ था, और 2012 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू 2022 किस देश में आयोजित किया गया, ऑस्ट्रेलिया में। द्विवर्षीय अभ्यास है और इसमें बहुत सारे देश शामिल होते हैं, और इसकी शुरुआत वर्ष 1993 में हुई थी। अब आगे देखिए, युद्धाभ्यास वोस्तोक 2022 किस देश में आयोजित किया गया, रूस में आयोजित किया गया। नाम क्या है, वोस्तोक। 2022 की बात हो रही है, इससे बहुत सारे देश शामिल होते हैं, और इसमें देखेंगे तो आप भारतीय सैन्य दल में गोरखा राइफल्स के सैनिक शामिल हुए थे। इसके अलावा कौन कौन शामिल होता है, तो पूर्व सोवियत जो देश थे, पहले रूस की जगह जो सोवियत देश का संगठन था अपना, वो बहुत सारे सदस्य थे जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। चीन, भारत, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ और सीरिया के सैनिक इसमें शामिल होते हैं। अब आगे देखिए, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2022 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो यह 13वां संस्करण था, 13 बार हो चुका है। नाम क्या है, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार, हिमाचल प्रदेश के बकलो में हुआ। अब यहां पे देखिए, भारत अमेरिका स्पेशल फोर्स संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास था, 2010 से यह अभ्यास शुरू हुआ है। भारत और अमेरिका में वैकल्पिक रूप से आयोजन होता है इसका। दुनिया का पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया को क्या नाम दिया गया है, तो क्लोन आधारित है और आर्कटिक भेड़िया है, नाम क्या है, माया। इसको बनाया किसने है, चीन ने बनाया है। IUCN की लिस्ट में यह जो भेड़िया है, आर्कटिक भेड़िया, यह दरअसल एक इंडेंजर्ड की सूची में आता है, तो याद रखिएगा, लुप्तप्राय है यह भेड़िया, और इसे किसने, इसका क्लोन जो बनाया, किसने बनाया है, चीन ने बनाया है। आगे देखिए, किस देश ने पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित मानव रहित वायुयान का निर्माण किया है, चीन ने किया है। किससे संचालित है, सौर ऊर्जा से, और यह मानव रहित है, मानव इसमें नहीं रहेगा। नाम क्या है इसका, मॉर्निंग स्टार, आपके सामने इसका नाम है। आगे देखिए, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, कौन बने हैं, वुप्पला प्रणीत। अब ये तेलंगाना के 15 वर्षीय खिलाड़ी हैं जो 82वें थे, लेकिन अभी 83वें अभी कुछ दिन पहले ही बने हैं, और उनका नाम क्या है, आदित्य S सामंत। ये है 83 नंबर के। अब जो पहले थे, पहले का नाम क्या था, विश्वनाथ आनंद, 1988 में बने थे। आखिर ये ग्रैंड मास्टर है क्या, देखिए इसका संबंध है शतरंज से, और ग्रैंड मास्टर जो विश्व शतरंज महासंघ है उसके द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च उपाधि है, जो कोई प्राप्त करता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रैंड मास्टर। अब आगे देखिए, ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि किस फिल्म को घोषित किया गया, गुजराती फिल्म थी छेलो शो, इसको प्रविष्ट किया गया था 2023 के लिए। अब तो 2023 का आयोजन हो चुका है। यह किस नंबर का था, 95वां 95th अकादमी पुरस्कार था। अब यहां पे फिल्म का निर्देशन किसने किया है, तो पता होना चाहिए, पाल नलिन ने किया था। आपसे कोई पूछ ले कि आखिर इस छेलो शो की कहानी क्या है, तो एक बच्चा रहता है जिसे फिल्म देखने का बड़ा इंटरेस्ट रहता है।
आपने सिनेमा हॉल में देखा होगा, प्रोजेक्टर के माध्यम से फिल्में दिखाई जाती हैं। तो जो प्रोजेक्टर चलाने वाला व्यक्ति होता है, उससे यह दोस्ती कर लेता है, उसको कुछ रिश्वत देता है और उस प्रोजेक्टर हॉल में इंटर करने की इसको सुविधा मिल जाती है और वहां से वो सिनेमा देखता रहता है और सिनेमा से उसका क्या संबंध है इस फिल्म में साफ साफ दिखाई देता है। अब इसमें थोड़ी सी और बातें आप जान लीजिए इस ऑस्कर के बारे में, आगे हम जिक्र करेंगे विस्तार से। फिलहाल के लिए चूंकि एक भारतीय फिल्म का गाना था नाटू नाटू, उसको ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर प्रदान किया गया है, ये बात आपको पता होना चाहिए। राजमौली की फिल्म थी RRR और यह जो गाना है किसके द्वारा रचित हुआ था? MM कीरावनी द्वारा रचित था और कोरियोग्राफर इसके कौन थे? प्रेम रक्षित। अभी हाल ही में किसी PCS एग्जाम में पूछा भी गया था कोरियोग्राफर के बारे में शायद। अब इसके अलावा देखा जाए, आगे बढ़ते हैं, तो हाल ही में वर्ष 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे दिया गया? पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को दिया गया। एंजेला मर्केल को क्यों दिया गया? शरणार्थियों के सकारात्मक कार्य करने हेतु। जो शरणार्थी थे, उनके क्षेत्र में आए थे, उनके लिए उन्होंने सकारात्मक कार्य किया। अब यहाँ पे एक बात आपको पता होना चाहिए, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को हुई थी, क्योंकि यह यूनेस्को का शांति पुरस्कार है और इस शांति पुरस्कार का अपना एक अलग नाम भी है। नाम क्या है? फेलिक्स हॉफोएट बोगेन यूनेस्को शांति पुरस्कार। और इस शांति पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1989 में स्थापना हुई थी। पुरस्कार की बात कर रहा हूं मैं। यूनेस्को की स्थापना तो कब हुई थी? 1945 में। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में और सदस्यों की संख्या 193। और यह जो शांति पुरस्कार है, जो हमने यह नाम देखा, यह आइवरी कोस्ट के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके नाम पर, उनके सम्मान में यह नाम पड़ा है। अब आगे देखिए, एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? श्रीलंका ने जीता है और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर 6वीं बार एशिया कप का खिताब जीता। यह इसका संबंध किससे है? क्रिकेट से है। वर्तमान में एशिया कप वनडे और T20 दोनों के लिए होता है। अब यहां पे एक बात आपको पता होनी चाहिए, हर 2 साल में तो इसका आयोजन हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा एशिया कप किस देश ने जीता है? तो वह है भारत। भारत ने 7 बार एशिया कप जीता है। श्रीलंका को देखें तो 6वीं बार उसने जीता है। अब यहां पर इसकी स्थापना की बात की जाए तो वर्ष 1983 में स्थापना हुई इस एशिया कप की, एशिया क्रिकेट काउंसिल की स्थापना के साथ। मतलब कि एशिया क्रिकेट काउंसिल की स्थापना हुई, वही आयोजन कराता है। तो 1983 में स्थापना होती है और 1984 में पहली बार प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। आगे देखते हैं, नामीबिया से भारत आए 8 अफ्रीकी चीतों को कहां बसाया गया है? कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहां पर है? श्योपुर में है कूनो नेशनल पार्क। भारत में 1952 में चीते विलुप्त घोषित कर दिए गए थे। उसके बाद कोई चीता इतने सालों से नहीं देखा गया। उसके बाद प्रयास किया गया ईरान से चीता लाने का। एशियाई चीते वहीं पर मौजूद हैं भारत के अलावा। अब तो भारत में एशियाई चीते हैं नहीं, सारे जो चीते हैं अफ्रीका से आए हैं। तो जब ईरान से बात नहीं बनी, क्योंकि वहां पर भी संख्या कम थी, तो उसके बाद चीतों को लाया गया नामीबिया से समझौता करके और 8 चीतों को लाया गया और उसके बाद 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से लाया गया बाद में। तो इस तरह से हम कितने चीतों को लेकर आए? 20 चीतों को। लेकिन यहां पर एक थोड़ी चिंता की बात है, बहुत सारे चीते इनमें से मर चुके हैं। किस वजह से मरे हैं इस पर जांच चल रही है। क्या वो स्वाभाविक मौत मरे हैं या कोई समस्या उनके यहां पर रहने से हो रही है? बहुत सारे लोगों के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि यह जो चीतों की मौत हुई है, उसके पीछे उनको ट्रैक करने वाला जो गले में कॉलर लगाया जाता है, उस कॉलर की वजह से ऐसा हो रहा है। अब आगे देखिए, भारत के किस शहर को पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है? अब यह जो नामित किया गया है SCO के पर्यटन, SCO का पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी। SCO क्या है? शंघाई सहयोग संगठन। शंघाई सहयोग संगठन सितंबर 2022 को उज्बेकिस्तान के समकंद में आयोजित हुआ था पिछले साल। उद्देश्य क्या है इसका? भारत और अन्य SCO सदस्य देशों के बीच पर्यटन, सांस्कृतिक और मानवीय आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जैसे राजधानी बना ली, पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को। आपस में अच्छा संबंध एक कुल मिलाकर इनका बनेगा। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? जो पूर्ण सदस्य हैं उनकी संख्या 9 है। पिछली बार हमने बताया था 8 है। ईरान का नाम बहुत सारे लोगों ने लिया था कि ईरान 9वां है और बहुत सारे लोगों ने कहा था, लेकिन उस वक्त तक सारी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हुई थी। यह तय हो गया था कि ईरान 9वां बनेगा, सहमति हो गई थी, लेकिन जब तक प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो जाती हैं, जब तक ऑफिशियली वह 9वां नहीं बन जाता, तब तक हम नहीं कह सकते 9वां है।
लेकिन अब 9 हो चुके हैं और 2001 में इसकी स्थापना हुई थी शंघाई चीन में। तो वर्तमान में इसके कुल सदस्य देखें तो ईरान के बाद, यानी ईरान तो लेटेस्ट है, उसके पहले भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नासा ने ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट किस उपग्रह के अध्ययन के लिए लॉन्च किया है? टाइटन नाम के एक उपग्रह के लिए। यह शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन के बारे में जानकारी देगा। तो याद रखिएगा, नासा के द्वारा क्या नाम है? ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट। आगे देखिए, वर्ष 2022 में IBSAMAR-7 का आयोजन किस देश में किया गया? दक्षिण अफ्रीका में। और यह जो है भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। तो यह अभ्यास जो है आपके सामने है, यह नाम पहचान जाएंगे तो अच्छा है। आप देखिए, इसरो द्वारा प्रक्षेपित चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर द्वारा चंद्रमा पर किस तत्व की खोज की गई है? सोडियम की खोज की गई है। किसके द्वारा? चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के द्वारा। आपको पता है जो चंद्रयान मिशन था उसमें जो लैंडर था उससे हमारा संपर्क टूट गया और वह लैंडर वाला पार्ट जो है हमारे मिशन का वह सफल नहीं रहा, लेकिन जो ऑर्बिटर वाला पार्ट है जो चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है वह हमारा सफल रहा। तो उसी के द्वारा सोडियम के तत्व की वहां पर खोज की गई है और अपने आप में यह भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। पावरएक्स 2022 साइबर सुरक्षा अभ्यास को किस संस्था ने आयोजित किया? सर्ट इन पावर ने क्रिस्ट के सहयोग से इसको आयोजित किया। यह भी आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ में हमने सितंबर और अक्टूबर की जो प्रमुख खबरें थी करंट अफेयर की, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, उसे हमने कवर कर लिया है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले सारे एपिसोड को, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे नवंबर दिसंबर की, फिर उसके बाद जनवरी फरवरी 2023 की, फिर उसके बाद मार्च अप्रैल 2023 की, और इसी तरह से एक साल का करंट अफेयर आपका पूरा टारगेट बीपीएससी के लिए कवर कर लेंगे। तो हर एपिसोड में हम 2-2 महीने का करंट अफेयर कवर करेंगे। 6 एपिसोड में सारा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, हम कुछ और स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे जो आपकी इस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, और उसके साथ में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को भी आपके लिए इस बार हम सॉल्व कराएंगे। तो हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।